जेल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास भागते हैं। बाल उड़ना उनका रुकता नहीं है, थमता नहीं है। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? हम जो खा रहे हैं उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया। अभी सब लोग मोबाइल पे, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको स्क्रीन टाइम मोबाइल पे दिख जाएगा, या होता है इससे भी ज़्यादा दिख जाएगा। तीसरा, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है कि पहले जब प्रॉब्लम होती थी तो लोग कहाँ जाते थे? मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाते थे, ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी रील्स होती हैं और वहाँ से देख के ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को भी बोलता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ जो पहली बार आते हैं हेयर फॉल को लेके, कि आप हेयर फॉल को ट्रीट करो, आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लेवल पे जाने ही मत। निकोटीन क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, आपकी ब्लड वेसल को संकुचित करता है। तो अगर आपको ब्लड वेसल संकुचित होगा, यानी कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो पर्याप्त मात्रा में आपको ब्लड सप्लाई स्कैल्प पे नहीं मिल पाएगी। जैसे आप देखेंगे ऋतिक रोशन के बाल अच्छे हैं, उनके फादर के नहीं थे। राहुल गांधी जी के बाल अच्छे हैं, उनकी फैमिली में नहीं थे। तो अब ट्रीटमेंट चूंकि आ चुका है तो आप उसको ट्रीटमेंट करके उसको रोक सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर लॉस हो रहा है वो तो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको वही ट्रीटमेंट करना है जो एक और इंसान को करना है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस खास एपिसोड में एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ हैं। जी हां, जानी मानी हस्ती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से परिचित होंगे जिनका इन्होंने इलाज किया। तो समझ लीजिए, अगर नामचीन हस्तियों का इलाज ये करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि के पीछे इन जैसे लोगों का हाथ होता है। वैसे ये डॉक्टर हैं और मैं आपको बताऊं तो ये एमडी हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। इनका नाम है डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह। और डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह की एक्सपर्टीज एक बहुत ही गजब सब्जेक्ट में, जो इन दिनों लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत कम उम्र में लोगों के बाल उड़ने लगते हैं और वो अपने पीयर ग्रुप्स में जाने में शर्माते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स में ही नहीं होती, ये फीमेल्स में भी होने लगी। जेनेटिक दोष होता है, कुछ और सारी समस्याएं होती हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कम उम्र के लोगों के बाल क्यों उड़ने लगे हैं? ऐसी समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? और लोग इसके लिए तरह तरह के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं। बहुत सारा मिथ भी है कि क्या ये कराना चाहिए, ये कैंसरस हो सकता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि कई जगह पर बाल के ट्रीटमेंट में सैलून में एक तरह के आग का इस्तेमाल किया गया और वो किसी ना किसी तरीके से ब्रेन को डिस्टर्ब कर गया, नुकसान पहुंचा गया। तो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं जिन्होंने मदन लाल तक का इलाज किया। आप समझ लीजिए, मदन लाल जिनके सिर पे बाल नहीं था, बाल उड़ने लगे थे, उनको इन्होंने ठीक किया। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके पास आते हैं और ये महज 43 ईयर्स में इतने चर्चित हो गए हैं कि लोग इनके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर अखिलेंद्र, TV9 में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, मुझे भी आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही लोगों के दिलों के पास है, क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम आज के परिवेश में बहुत ही कॉमन है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो पहले जो पेशेंट आते थे हमारे हेयर फॉल को लेके, वो 20+ के बच्चे होते थे, है ना। और जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती थी वो शायद लेट 20s या 30s में होते थे। बट अब ये चीज़ 5 साल पहले होने लगी है। अब मेरे पास स्कूल के बच्चे भी आने लगे हैं हेयर फॉल के लिए, 15-16 साल के बच्चे। और हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो अर्ली 20s में होने लगा है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आज सिर्फ आपसे हेयर के बारे में बात करूंगा। और मैं कहूँगा कि दर्शकों, आप इनके बाल को देख करके समझ सकते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर को लेकर के इनका क्या एक्सपर्टीज़ है। 43 ईयर्स के हैं, बाल बिल्कुल काले हैं और अब आप देख सकते हैं जो चमक है इनके बाल में, तो इसको देख करके भी समझा जा सकता है कि ये अपने बालों का नरिशमेंट किस तरीके से करते हैं। डॉक्टर अखिलेंद्र, मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल होगा कि इन दिनों क्या लाइफस्टाइल वजह है कि कम उम्र के बच्चों के भी बाल उड़ने लगे हैं? बाल
के लिए वो बहुत सारा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उन्हें कोई कहता है ये शैम्पू लगा लो, ये जेल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास भागते हैं, अलग अलग तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन बाल उड़ना उनका रुकता नहीं है, थमता नहीं है। वो 20s में होते हैं या उससे पहले भी होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में हमने देखा है कि उनके बाल उड़ने लगते हैं। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? राइट। सो देखिए, मेन जो वजह होती है लड़कों में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और उसके बाद बॉल्डनेस की, वो जेनेटिक होती है। बट ये वजह तो बहुत पहले से चल रही है। ये जो अर्ली हुआ है, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट हुआ है हेयर फॉल का, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हुआ है। अब जो चेंजेस हुए हैं, मैं बताऊं क्यों लोग 14-15 में हेयर फॉल या 16-17 में हो रहा है। आप देखेंगे कि पिछली जनरेशन में स्क्रीन टाइम इतना नहीं था, राइट। अभी सब लोग मोबाइल पे, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको स्क्रीन टाइम मोबाइल पे दिख जाएगा, या होता है इससे भी ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। एक ये वजह हो गई। दूसरा, हम जो खा रहे हैं उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए था। तीसरा, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है ना। वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस हो, तो ये स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब ये सारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं पिछले 2 दशक में, इनकी वजह से, और पोल्यूशन, हम दिल्ली NCR में रहते हैं, आपने देखा कितना पोल्यूशन है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेयर को प्रभावित कर रही हैं। अब जिनका जेनेटिकली हेयर कमज़ोर होगा, यानी कि जिनके फादर की तरफ, और केवल फादर को ही नहीं देखना है, इट कम फ्रॉम 3 जनरेशन, तो फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट, एंड मैटरनल साइड ऑल्सो, सो मामा जी, नाना जी और नाना के पिताजी। तो इन यहाँ से आपके जनरेशन, इन 3 जनरेशन से आपको ये जेनेटिक मिल सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको ये जेनेटिक मिल गया है और आपका प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपके शहर के में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट उनको दिखाएं, और मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको रोका जा सकता है। जैसे भी आपने बोला कि मेरे बाल 43 में तक बहुत अच्छे हैं, फैमिली हिस्ट्री अच्छी नहीं है मेरी, है ना। फादर, ग्रैंडफादर, उनमें बहुत जल्दी बॉल्डनेस हो गई थी, और मेरी भी 20 साल पहले, व्हेन आई वाज 22-23 MBBS के वक्त, हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो जो प्रोग्रामिंग थी मेरे बालों की, वो तो 30-32 तक बॉल्ड होने की थी, है ना, 43 तक या 50 तक रहने की बिल्कुल नहीं थी। बट मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया है। प्रॉब्लम क्या है, एक और प्रॉब्लम है आज के परिवेश में, वो ये है कि पहले जब प्रॉब्लम होती थी तो कहाँ जाते थे, मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाते थे, ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी रील्स होती हैं, और वहाँ से देख के ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर कोई ऐसी वजह होगी जो तात्कालिक है, जैसे कि सीजनल हेयर फॉल है, ठीक है, तो वो तो आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। आपने कुछ ओवर द काउंटर विटामिन वगैरह ले लिया, वो सेल्फ लिमिटिंग है, वैसे भी ठीक होना है तो वो ठीक हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम जो आपको हेयर को मिनिएचराइज करके बॉल्ड बनाने वाली है, या मेल में या फीमेल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है, तो वो ऐसे ट्रीट नहीं होने वाली। और आप उसको अगर 6 महीने 1 साल करोगे, तो वो 6 महीने 1 साल का जो गोल्डन पीरियड था, जिसमें आप बालों को सही ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकते थे, वो आपका लॉस हो जाएगा, और फिर आपका जो हेयर फॉल है वो बॉल्डनेस की तरफ जाएगा, और फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होगी। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को भी बोलता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ जो पहली बार आते हैं हेयर फॉल को लेके, कि आप हेयर फॉल को ट्रीट करो, आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लेवल पे जाने ही मत दो। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। आजकल हम सब के लाइफस्टाइल में घुस चुका है कि हम बार बार इवन वॉशरूम तक में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा स्क्रीन टाइमिंग क्या है, ये हम इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो सिर्फ बाल ही नहीं गिरते, आप ये जान लीजिए आंख में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज हम सिर्फ बाल की बात करेंगे। और बाल आपका झड़ना शुरू हो जाता है, बाल में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए स्क्रीन टाइम बढ़ा मतलब स्ट्रेस बढ़ने के गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और स्ट्रेस बढ़ेगा तो समझ लीजिए बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें एक बाल की भी समस्या है। जिस समय बाल आपके घने होने चाहिए, काले होने चाहिए, उसी उम्र में आपके बाल गिरने लगते हैं। और हालत ये हो जाती है कि अगर आप तय वक्त पर नहीं सुधरते, नहीं संभलते, डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, ये हेयर ट्रांसप्लांट के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अखिलेन सिंह टाइप, उनके पास नहीं जाते, तो यकीन मानिए आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए जैसे ही इस तरह की कुछ बात होती है, आप समझ जाइए और फौरन डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए।
तो इलाज बिल्कुल संभव है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि बाल को मजबूती से जकड़ने के लिए हेयर फॉलिकल्स होता है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो हेयर फॉलिकल्स कमजोर क्यों होता है? क्या ये अनुवांशिक कारण है जिसको अंग्रेजी में हम जेनेटिक वजह कह सकते हैं, या लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई वजह हो सकती है? एक तो आपने बताया कि ठीक है हम अक्सर स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और क्या वजह हो सकती है? आपने जंक फूड बताया। जंक फूड तो हर परेशानी के कारण है, चाहे वो कैंसर ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए। अब आपने एक नई बात बताई कि आपके बाल भी उड़ जाएंगे, आप गंजे भी हो जाएंगे। बाल्डनेस बहुत सॉफ्ट टर्म है, हिंदी में बड़ा कड़ा शब्द यूज होता है कि आप गंजे हो जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो गंजा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अपने हेयर फॉलिकल्स को कैसे मजबूत किया जाए ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इन दिनों लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जंक फूड नहीं खाना फाइन, स्क्रीन टाइम कम करना है फाइन, और क्या कुछ करना चाहिए? राइट, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा विस्तार में, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग, राइट। हम सबको पता है कि स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वाइटल ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा हैं। हेयर पे कैसे प्रभाव पड़ता है वो आप देखें तो स्मोकिंग में निकोटीन होता है, राइट। निकोटीन क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, आपकी ब्लड वेसल को संकुचित करता है। तो अगर आपको ब्लड वेसल संकुचित होगा यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पर्याप्त मात्रा में आपको ब्लड सप्लाई स्कैल्प पे नहीं मिल पाएगी, वहाँ पे हेयर आपके और मिनिएचराइज्ड हो जाएंगे। अब अगर वो पेशेंट को पहले से जेनेटिक प्रॉब्लम भी है हेयर फॉल की, और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो नहीं करते हैं और वो चीज़ें करते हैं जैसे जंक फूड लेना, जैसे कि स्मोकिंग करना, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट कराना, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर पर्मिंग, तो वो चीज़ें और तेज़ी से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को जेनेटिक है और वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो 30-35 ईयर में बॉल्ड होने वाले हैं, तो अगर वो बाकी सारी चीज़ें अच्छी रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो हो सकता है वो कभी ना हो, और वो बाकी चीज़ें अच्छी रखें तो 30-35 की बजाय 40-45 तक जा सकता है। एंड इसका रिवर्स भी सच है कि अगर लाइफस्टाइल ख़राब है तो वो चीज़ 25-30 में भी हो सकती है। अब मेल में जैसे आपने देखा होगा बॉल्डनेस केवल मेल में हो रही है, फीमेल नेवर गेट बॉल्ड, राइट। तो जो पुरुषों का, जो महिलाओं का हेयर फॉल है वो थोड़ा अलग होता है। पुरुषों में एक प्रॉब्लम को बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि जो जीन में हो, और एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम होता है, सबने नाम सुना ही है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू होता है 14-15 साल की अवस्था में, जब ये अवस्था आती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, राइट। तो ये मेल का मुख्य हार्मोन है, वो फीमेल का मुख्य हार्मोन है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बॉल्ड नहीं होते, जिसको बॉल्ड होना भी है वो 18 साल 19 साल के बाद होना शुरू होता है। 8-10 साल में सबके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, 12 साल में, क्योंकि उस समय आपका एंड्रोजन नहीं होता। जेनेटिक तो आपका निर्धारित हो गया जब आप पैदा हुए तभी, लेकिन एंड्रोजन नहीं है, इसलिए अभी आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अब इस एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा मेन हार्मोन है, ठीक है। इससे आपकी दाढ़ी मूंछ आएगी, इससे आपके मसल मास आएगा, इससे आपका सेक्सुअल डिजायर बनेगी, ठीक है। तो ये तो एक हार्मोन हमको चाहिए। अब अगर जेनेटिक है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म जब डीएसटी बनता है, वो डीएसटी आपके बालों पे कंबाइन करता है, बालों को मिनिएचराइज्ड करता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड दवाएं हैं, और ये आज अप्रूव्ड नहीं हुई हैं, 1997 में ही अप्रूव्ड हो चुकी हैं। इसीलिए जब मेरा बाल तो 2003 में गिरना शुरू हुआ और दवा आ चुकी थी तो मैंने उसको गिरने से रोक लिया। और ऐसा आपने देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके बाल अच्छे हैं, जैसे आप देखेंगे ऋतिक रोशन के बाल अच्छे हैं, उनके फादर के नहीं थे, एंड सो ऑन, राइट। राहुल गांधी जी के बाल अच्छे हैं, उनकी फैमिली में नहीं थे। तो अब ट्रीटमेंट चूंकि आ चुका है तो आप उसको ट्रीटमेंट करके उसको रोक सकते हैं। तो मेल में मेनली क्या हुआ, ये तो जेनेटिक है। अगर आपको जेनेटिक मिल गया है, आप पहचानेंगे कैसे कि जेनेटिक आपको मिल गया है? लगभग 18, 19, 20 साल की आयु में आप देखेंगे कि जो फ्रंट हेयर लाइन होती है यहाँ से यहाँ पे बाल थिनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वो समय है जब आप सही मेडिकल ट्रीटमेंट करके रोक सकते हैं और अपनी हेयर लाइन को रिसीड होने से बचा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं किया तो थोड़ा सा रिसीड होता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ग्रेड 1 बोलते हैं। अभी भी ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और मॉडर्न ट्रीटमेंट है समथिंग कॉल्ड पीआरपी ट्रीटमेंट, जीएफसी ट्रीटमेंट, एक्सोसोम ट्रीटमेंट, बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। पिछले दशक में बहुत सारे ट्रीटमेंट आए हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं। आप उनको करिए, उनको सिंपल दवाएं खाइए, कई बार सिंपल दवाओं से भी ठीक हो जाता है, और आप उसको रिवर्स कर देंगे और आपके बाल पहले से की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया,
अभी आपने सही ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दिनों एक ये भी चलन बढ़ गया कि लोग सैलून चले जाते हैं, लोग स्पा चले जाते हैं। वो अलग अलग ट्रीटमेंट बाल में दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे आपके बाल का थिकनिंग बढ़ जाएगा, काला हो जाएगा, अलग अलग शेप देने का प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनके पास जा करके लोग अपने आप को तसल्ली देने का प्रयास करते हैं, पर ये कितना खतरनाक है? सैलून में देखिए, सैलून बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अगर आप इसको देखें, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है हेयर, तो सैलून में डॉक्टर नहीं है, सैलून ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। और जैसे आप अगर हेयर स्पा करा रहे हैं तो उससे बालों को इतना नुकसान नहीं है। लेकिन कोई भी केमिकल अगर बालों में यूज हो रहा है, जैसे आप सिंपल समझिए हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे होती है। हेयर में एक नेचुरल बॉन्ड होता है जिसको थाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड, हेयर में एक नेचुरल बॉन्ड होता है जिसको सोडियम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं उसमें हीट यूज होती है, उसमें केमिकल यूज होता है, सोडियम थायोग्लाइकोलेट नाम का केमिकल यूज होता है, उससे आपका ये नेचुरल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ की नेचुरलिटी अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो चीज़ स्ट्रांग तो नहीं होगी, वो कमज़ोर होती जाएगी। बिल्कुल। और अगर और भी फैक्टर साथ में मिल गए और साथ में ये फैक्टर भी है केमिकल ट्रीटमेंट का, तो वहाँ पे हेयर फॉल तेज़ी से बढ़ जाएगा। राइट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपने लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन क्या खान पान का किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जिससे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस हैं, उनको अपने डाइट में किस तरह का सुधार करना चाहिए, किस तरह का प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना, कई लोगों के नेल्स का भी प्रॉब्लम रहता है, केराटिनिन नहीं है, तो बाल हेयर में भी प्रोटीन्स होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, जिनके बाल्डनेस के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे कि इस समस्या से छुटकारा, निजात मिल सके या इसको मिनिमाइज करने में मदद मिल सके? राइट। सो देखिए, डाइट यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा बाल प्रोटीन से बना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन डी, B12, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जंक फूड से तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे प्रोटीन आपको चाहिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, आपने 2 अंडा लिया तो 12 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मोटा मोटा ये रहता है कि जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। जैसे मेरा वेट अगर 75 kg है तो मुझे 75 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, ठीक है। तो ये जंक फूड से नहीं मिलेगा, उससे आपका पेट भरेगा बट वो 15-20 ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये लेना है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो आप सोया ले सकते हैं, सोया के अंदर है, पनीर के अंदर है, टोफू के अंदर है, ठीक है। इसके बाद आता है आयरन। आयरन भी बहुत एसेंशियल है। आयरन हमें सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। आयरन हमें चुकंदर में मिलता है, पोमग्रेनेट में मिलता है। इस समय जैसे ठंड का सीजन है, आप ABC जूस पी सकते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इसका जूस बना के पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नट्स लेने चाहिए, ठीक है। नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेरीज एंड सीड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, है ना, बेरीज एंड सीड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, वो लेना चाहिए। इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो कमी होती है वो पूरी होती है और आपके हेयर अच्छे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इन दिनों हेयर ट्रांसप्लांटेशन और विग्स का फैशन बहुत बढ़ा है और अक्सर ये बात होती है कि इनका प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। मैं आपसे ये समझने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर हम अपने फील्ड की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे एंकर होते हैं जिनको इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके बाल उड़े रहते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे एक्टर को भी देखा है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये विग्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के बहुत तरह का जो एक मिथ भी है कि भाई ये करने से आपको कैंसर हो सकता है, ये करने से तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? राइट। तो ये बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको कहाँ पे विग आप पहन सकते हैं, विग यानी कि हेयर पैच पहन सकते हैं, और कहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो विग पहनने के प्रॉपर इंडिकेशन है वो एक ये है कि अगर कोई पूरा ही बॉल्ड हो चुका है, जिसके पास डोने एरिया यहाँ पीछे भी नहीं बचा है। हमारे बॉल्डनेस की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक होती है। ग्रेड 1 यानी कि जस्ट थिनिंग स्टार्ट अभी हो रही है। ग्रेड 2 थोड़ी सी हेयरलाइन पीछे की तरफ जाएगी, बट अभी बहुत अलार्मिंग नहीं रहता।
मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। ग्रेड 3 में जब आप जाएंगे तो ये हेयर लाइन यहाँ तक चली जाती, थोड़ा पीछे तक, एंड टॉप ऑफ द हेड पे भी हेयर हल्के होने शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। ग्रेड 4 में ये और बढ़ेगा, 5 में ये टॉप का एरिया और ये दोनों मिल जाएगा, 6 में और बढ़ेगा, और 7 में आप पूरी तरह से बॉल्ड हो जाएंगे। तो अगर ये एक बार ग्रेड 7 पहुँच चुका है, इसके साथ ही साथ आपके जो हेयर हैं पीछे ये भी बहुत पतले हो गए हैं, बहुत मिनिएचराइज्ड हो गए हैं, तो ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा संभव नहीं होता, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बहुत अच्छा कवरेज नहीं हो पाता। तो वहाँ पे अगर आपको करना है तो आप आर्टिफिशियल मीन्स यानी हेयर पैच पे या हेयर विग पे जा सकते हैं। तो एक तो इंडिकेशन ये हो गया कि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट संभव ही नहीं है, राइट। दूसरा इंडिकेशन ये है कि अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मेडिकल कंडीशन काफ़ी हैं, मेडिकली आप जैसे फिट नहीं हो सर्जरी कराने के लिए, है ना, तो वहाँ पे भी आप हेयर पैच पहन सकते हैं। तीसरा अनफॉर्चुनेटली रीज़न ये भी होता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट तो कराया लेकिन आपने सही जगह से नहीं कराया, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और आपका डोनर एरिया भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से अब हेयर ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। हम रूटीनली बहुत सारे पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, रिवीजन करते हैं, जहाँ पे कहीं पेशेंट ने कराया अच्छा नहीं आया तो हमने उसको रिवाइज करके ठीक किया, बट उसके लिए डोनर एरिया होना चाहिए। तो एक तो बैडली डन, वेरी बैडली डन हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ पे फिर ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। दूसरा आपका डोनर एरिया बचा ही नहीं है, ग्रेड 7 की भी हाई ग्रेड हो गया, ग्रेड 7 का भी हायर वर्जन हो गया है, आपके यहाँ के हेयर भी थिन हो गए हैं। इन सब केसेस में आप हेयर पैच पहन सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल मीन है आपके बॉल्डनेस को छुपाने के लिए, बट डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, यानी कि लगभग आप 90-95% केसेस में देखेंगे, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट संभव है और ये आसानी से किया जा सकता है। पर हेयर ट्रांसप्लांट, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? कहा जाता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। ये ऐसा आर्टिफिशियल मीन्स है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसकी क्या सच्चाई? राइट, देखिए सर, हेयर ट्रांसप्लांट अभी ये कोई नई सर्जरी नहीं है, लगभग 1990 से हो रहा है। इंडिया के अंदर भी लेट 90 से शुरू हो गया था, पिछले 15 साल से मैं कर रहा हूँ और तमाम डॉक्टर ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक माइनर सर्जरी है, इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि एक टिपिकली एक सर्जरी में 6 घंटे से लेकर 8 घंटे 9 घंटे लगता है, और इससे भी बड़ा केस होता है तो हम उसको 2 दिन में स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि आधा आज किया और आधा कल किया। इसका 2 रीज़न होता है कि पेशेंट की सेफ्टी, है ना, पेशेंट को एनेस्थीसिया ज़्यादा ना लगे, पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, इसके लिए 2 दिन में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो जब भी आप किसी प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को दिखाएंगे और उनसे अगर आप सर्जरी कराएंगे तो इसमें यकीन मानिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, हल्की स्वेलिंग आ सकती है, जो कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अब जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कैंसर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो पेरिक्रेनियम नाम की एक बोन के अंदर सुरक्षित है, जो स्किन के ऊपर का लेयर है उस पर काम हो रहा है, यानी ऊपरी सतह के 3 से 4 मिलीमीटर पे केवल काम हो रहा है। हेयर जो लिए जा रहे हैं वो आपके खुद के हेयर लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपके स्कैल्प के एक पार्ट से हेयर लिया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा है, और कभी कभी बियर्ड से भी लेते हैं, और इन जगहों से हेयर लेके आपके बॉल्ड पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें कोई बाहर से कोई चीज़ यूज नहीं हो रही है, तो इसलिए एक्सेप्टेंस भी 100% होती है और साइड इफेक्ट का कोई चांस नहीं रहता। यानी कि कैंसर से या कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऐसा कोई चांस नहीं रहता है और नहीं ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। अब रही बात क्या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए पहले। अब जैसे पेशेंट का पहले हम ब्लड शुगर कराते हैं, अगर ब्लड शुगर सही नहीं है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी तो है नहीं, तो इसलिए पहले पेशेंट का ब्लड शुगर सही रहना चाहिए। अगर वो डायबिटिक भी हैं तो उनका HbA1c, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल कराते हैं, और अगर वो उसको क्लियर करते हैं तो ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम उनका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल करते हैं और तभी सर्जरी करते हैं। और इसके अलावा भी हमें वायरल मार्कर चेक करना होता है, HIV, हेपेटाइटिस B, C, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये देखा जाता है कि पेशेंट में सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं, उसके बाद ही आप सर्जरी प्लान करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो सारे लोग इस तरह का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह होंगे, वो भी उसी तरीके से शैम्पू लगा सकते हैं, वो भी अपने बाल का केयर नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, या फिर केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कुछ केसेस मैं जानता हूं जिन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट लिया लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये लंबे समय तक
टिकाऊ नहीं है। उनका कहना था कि हमने नेचुरल हेयर लाने का प्रयास तो किया पर ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया। राइट। देखिए, इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर लगाए जाते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग हेयर भी वहाँ पे पहले से रहते हैं। तो अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आगे नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर लॉस हो रहा है वो तो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको वही ट्रीटमेंट करना है जो एक और इंसान को करना है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। तो कोई अलग से केयर नहीं करनी है, बट आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर जो ट्रांसप्लांट के पहले थे वो भी बचा के रखने हैं ताकि आपको ट्रांसप्लांट की बार बार ज़रूरत न पड़े। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट बार बार हो भी नहीं सकता। जो डोनर एरिया होता है वो हमें 2 या 3 या कभी कभी बहुत छोटे एरिया के लिए कर रहे हैं तो 4 बार ही सपोर्ट कर सकता है। जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सलमान खान साहब का 4 बार ट्रांसप्लांट हुआ है, बट अब उनका डोनर एरिया नहीं बचा है। ठीक है, जो डोनर एरिया है एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है कि आप बार बार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको ये कोशिश भी करनी है कि दोबारा ट्रांसप्लांट करने की जल्दी कोई ज़रूरत न पड़े। उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग हेयर बचा के रखने हैं, अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये आपके नेचुरल बाल हैं, ये आपके नेचुरल बाल हैं, यही तो ब्यूटी है ट्रांसप्लांट में। तो आपके ही बाल यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लगाए गए हैं, तो इसमें कोई इस परफेक्टली नेचुरल सर्जरी बेसिकली। तो इन बालों को कोई अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप इनको ऑयल कर सकते हैं, आप इनको शैम्पू करेंगे। अगर आपको शेव करना हो ड्यू टू सम और अदर रीजन, सम रिलीजियस रीजन, आप उसको शेव भी कर सकते हैं और वो फिर से उग जाते हैं। तो ये विग्स कैसे लोग लगाते हैं? ये तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, लेकिन जिनका पूरा बाल्ड है, जो अपने हेयर को ही दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते अलग जगह पे, तो वो क्या करते हैं? वो विग्स लगाते हैं। तो बेसिकली विग में भी इम्प्रोवाइज वर्जन आ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो भी विग लगाया रहता था दूर से पता लग जाता था कि वो अंकल ने विग लगाया हुआ है। ठीक है, और कभी बहुत तेज बाइक से जा रहे हैं, हवा चली तो विग हट भी जाता था। बट अब के जो हेयर पैच हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। कई बार ये जरूर है कि जैसे एक्सपर्ट को तो पता लग जाता है, मुझे पता लग जाता है, बट कई बार आपको नहीं भी पता लगेगा। आम आदमी को, जो लेमैन है, जिसको हेयर का उतना नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता लगेगा। तो काफ़ी नेचुरल काइंड ऑफ हेयर पैच आने लगे हैं। हाँ, यहाँ हेयर लाइन से जरूर पता लग जाता है कि यहाँ पे पर्सन ने विग लगा रखा है। तो ये बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि कई लोग डरते हैं कि ये जो सर्जरी होता है वो कितना कंफर्टेबल होता है। क्या जो और ऑर्गन्स की सर्जरी होती है उसी तरह की? वैसे तो आजकल कोई भी सर्जरी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के जब आप सर्जरी करते हैं तो ये प्रोसीजर कितना कंफर्टेबल होता है? ये प्रोसीजर मोर और लेस एकदम पेनलेस तो नहीं बोलेंगे, बट कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। तो जैसे आपको ब्लड सैंपल देने का एक सुई चुभेगी, हल्का सा पेन होता है, वैसे ही टाइनी टाइनी इंजेक्शन देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, जिससे ये एरिया नम हो जाता है। पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं। अक्सर टीवी देखते हैं, आजकल अक्सर क्रिकेट मैच आ रहा होता है तो क्रिकेट मैच देखते हैं, या कुछ लोग अपने ईयरबड लगाए रहते हैं, वो अपना म्यूजिक सुनते हैं, है ना। कुछ इतना कंफर्टेबल होता है, कुछ लोग सो जाते हैं। व्हेन दे स्टार्ट स्नोरिंग तो मुझे पता चलता है यार ये तो सो गए हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, देयर इज नो पेन एट ऑल। सर्जरी के बाद फिर पेशेंट ये जरूर पूछते हैं, अभी तो कोई पेन नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, लेकिन रात में होगा, कल तो होगा। उनको ये दिमाग में रहता है कि पेन तो होना ही है, बट उसके बाद भी कोई पेन नहीं होता, क्योंकि उसके बाद हम एंटीबायोटिक दिए होते हैं, पेन किलर दिए होते हैं, एंटासिड दिए होते हैं, नींद प्रॉपर आए उसकी दवा दिए होते हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा कंफर्टेबल जाए। क्योंकि बाल देखिए आएंगे 3-4 महीने बाद, तो आपको जो खुशी मिलेगी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो तो 4 महीने बाद मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम अगर हुई, एक कंफर्ट जोन नहीं बना ट्रांसप्लांट के दौरान या उसके 2-4 दिन बाद, तो आपको लगेगा ये क्यों करा लिया, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, अननेसेसरी ये ट्रांसप्लांट कराया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और टचवुड हमारे सारे पेशेंट में मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक रेफरेंस आते रहता है। एक पेशेंट कराता है, वो अपने फ्रेंड को बोलता है, अरे मैंने कराया, ये तो मिथ था, पेन का तो मिथ था, स्वेलिंग का तो मिथ था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो जब तक उसका बाल नहीं आता तब तक उसका दोस्त आके करा चुका होता है। नहीं, ठीक है, पर एक बात आप हमें यह बताइए कि जिन लोगों के पूरे बाल उड़ गए हैं, ठीक है, उनको विक्स नहीं लगाना, ट्रांसप्लांट कराना है, क्या उनके लिए कोई स्कोप है क्या? देखिए, अभी जो मॉडर्न चेंजेस हुए हैं मेडिकल साइंस में, कुछ नए ट्रीटमेंट आए हैं जिससे हम, जहाँ पे बहुत ही कम हेयर हैं, जहाँ पे हम पहले सोचते थे कि अब नए फॉलिकल जेनेसिस नहीं हो सकता, वहाँ पे भी न्यू फॉलिकुलर जेनेसिस हो रही है।
राइट। तो इसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं, इसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे हम इनफैक्ट अभी इसी महीने मेरे एक जेंटलमैन की सर्जरी है मेरे पास, नेवी ऑफिसर, ही इज़ अ नेवी ऑफिसर। तो उनका पहले अगर मैं 5 साल पहले आते तो मैं बोलता कि नहीं ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, बट वो 5-6 महीने पहले आए। पहले हमने उनका ट्रीटमेंट किया, मेडिकल ट्रीटमेंट किया, एक्जोसोम थेरेपी दिया, कुछ इंजेक्शन और होते हैं उनको दिया, विटामिन के इंजेक्शन दिए। इसके बाद अब उनका डोनर एरिया सर्जरी के लायक हो गया है। तो 6 महीने पहले तो नहीं, बट 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद आई थिंक 20-22 जनवरी को के आसपास उनकी सर्जरी है, अब उनकी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो केसेस भी जो पहले मना करते थे, वो केसेस भी अब हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। सवाल अभी कुछ और हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझे दिखाई पड़ता है कि जैसे हम लोग जो भी शैम्पू चाहते हैं यूज़ कर लेते हैं। शैम्पू को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि शैम्पू में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाल को नरिश करने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए सवाल है, लेकिन जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, क्या वो भी वही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जो आम लोग करते हैं? एग्जैक्टली, वो वही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जो आम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये एकदम नेचुरल सर्जरी है। आपके बालों को, ट्रांसप्लांटेड हेयर को कोई बहुत अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं शैम्पू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि ये टीवी पे ऐड देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी उनका ऐड आता था कि ये शैम्पू एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, या आप ये तेल लगाएंगे तो वो अंदर तक पोषण करेगा और आपके हेयर फॉल रुकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। शैम्पू का मेन काम होता है स्कैल्प को क्लींज करके रखना, राइट। अब अगर इंडिया जैसी कंडीशन में जहाँ ह्यूमिडिटी भी है, पोल्यूशन भी है, पसीना बहुत होता है ना, ये आपके काम पे भी डिपेंड करता है। आप बहुत रेगुलर जिमिंग करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपका आउटवर्क ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली 3 से 4 बार शैम्पू करने की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑल्टरनेट डे आपको शैम्पू करने की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने स्मोकिंग में एक चीज़ बताना रह गया, स्मोकिंग से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपके स्कैल्प पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसे एक तरीके से और स्मोकिंग आपके लिए हानिकारक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप शैम्पू करते हैं तो आपका स्कैल्प क्लीन रहता है। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई दवा लगा रहे हैं, तो उसका भी पेनिट्रेशन अच्छा होगा। तो बेसिकली शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को क्लीन रखना, राइट। अब केवल शैम्पू लगा के हेयर फॉल रुकेगा ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर कोई बहुत हार्ड शैम्पू हुआ तो वो आपके बालों में नेचुरल जो ड्राइनेस, बालों में जो नेचुरल चमक है उसको कम कर सकता है, ड्राइनेस बढ़ा सकता है। इसलिए ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू अवॉइड करने चाहिए। अब अगर आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जैसे अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2% कीटोकानाजोल ओवर द काउंटर शैम्पू अवेलेबल होते हैं, उनको आप हफ्ते में 2 बार यूज करिए, उससे इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे समथिंग कॉल्ड सीबोरी डर्मेटाइटिस या इन रेयर केसेस कैल्सोरियासिस, ऐसा कुछ है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ले चलूँगा फीमेल्स की प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि ऐसा नहीं है, उनमें भी हेयर फॉल होता है। ठीक है, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं, लेकिन फीमेल्स में भी हमने बहुत सुना है इन दिनों कि उनके भी हेयर फॉल्स होते हैं, और वो उसको कैसे रोकें इसके लिए बहुत चिंतित होती हैं, क्योंकि उन्हें तो लंबा बाल, घना बाल रखना अच्छा लगता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? राइट। सो जैसा मैंने बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, बट मेरे आधे पेशेंट फीमेल भी होते हैं। फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है, ज़रूरत नहीं रहती, हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट से इंप्रूव हो जाता है। बट कॉजेस हेयर फॉल के फीमेल में ज़्यादा हैं। जो कॉमन कॉजेस हैं वो तो दोनों में सेम है। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेस फीमेल में ज़्यादा हैं, मेंसेस रिलेटेड, देयर समथिंग कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फीमेल रिलेटेड हो गया। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ होती है, पोस्टपार्टम हेयर फॉल फीमेल में ही होता है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड एक हार्मोन है जो मेल में भी अगर कम होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हेयर फॉल कराएगा, बट ये प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में। इसके अलावा हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, केमिकल ट्रीटमेंट फीमेल ज़्यादा कराते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं फीमेल में कॉजेस ज़्यादा हैं मेल में हेयर फॉल के, इसलिए पेशेंट भी फीमेल ज़्यादा हैं। बट फॉर्चुनेटली उनमें कोई भी एरिया पूरी तरह से बॉल्ड नहीं होता, और हमारे पास टाइम रहता है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर लें। फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत ही कम इंडिकेशन होता है कि अगर किसी में बहुत थिनिंग हो गई है और उसको आप नज़रअंदाज करते रहिए सालों, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। किसी का फोरहेड नेचुरली बहुत ब्रॉड है, उनको फोरहेड की हेयर लाइन नीचे करनी है, ऐसा अक्सर मॉडल या टीवी एक्टर्स आते हैं हमारे पास कराने। तो ऐसे कुछ केसेस में हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट से फीमेल का हेयर फॉल ठीक हो जाता है।
मेनोपॉज के बाद बहुत सारा टेक केयर करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि नॉर्मली फीमेल को जिनका मेनोपॉज हो चुका है कुछ विशेष केयर रखना चाहिए हेयर के लिहाज से? राइट, सी मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हेयर फॉल और हेयर थिनिंग होती है। तो कई बार अगर आपके हेयर पहले से बहुत स्ट्रांग है तो इस चेंजेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, घरेलू नुस्खों से भी आप ठीक कर सकते हैं। बट अगर पहले से बाल कमज़ोर हैं और उसके बाद जब मेनोपॉज के हार्मोनल चेंजेस आए तो उन दोनों को मिलके आपका हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो जाता है और आपको एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वैसे भी आपका एक मूड डिस्टर्बेंस रहता है, उस पे से एक ये प्रॉब्लम और हो जाती है। और मैंने देखा है फीमेल हेयर को लेके बहुत टची होते हैं, बड़े सेंसिटिव रहते हैं। मेल में जब तक खाली ना हो तब तक वो चला लेता है, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए फीमेल बहुत जागरूक हैं उसको लेके। तो उस समय जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस है, डेफिनेटली आप उसको रोक सकते हैं। आपको डाइट चेंज करनी होगी, आपको न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाना होगा। जब भी कोई फीमेल आते हैं हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं, आयरन टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, विटामिन डी B12 टेस्ट करते हैं, थायराइड हार्मोन टेस्ट करते हैं। इनमें अक्सर देखा गया कि कुछ डिफिशियंसी आती हैं जिसको हम दवाएं देंगे और वो ट्रीट हो जाएगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस में देखा है मैंने पिछले 15 सालों में कि 6 महीने से लेके 1 साल के बीच का ट्रीटमेंट में सारे केसेस जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिनिंग लग रही है वो सारे ठीक हो जाते हैं। और अगर हल्का फुल्का हेयर फॉल है तो वो तो 2 महीने से लेके 3 महीने 4 महीने में ही पूरा तरह से ठीक हो जाता है और फिर आपकी दवाएं भी बंद हो जाती हैं। आपने मदन लाल का भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है और वो 83 वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं जैसा कि मुझे याद आता है। तो उन्हें 73 साल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस था वो कैसा था? मतलब उन्हें लगा कि बाल मुझे और बड़े करने चाहिए और क्या उन्हें भी प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई? हमारे दर्शकों को बताइए कि मदन लाल जो कि विश्व कप विजेता के टीम के सदस्य रहे थे, वो 73 साल में आपसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने आए, तो क्या 73 साल में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि हो सकता है तो कितना सक्सेसफुल रह सकता है? राइट, सो सर देखिए, एज इज़ जस्ट नंबर, ठीक है। उनसे पहले वीडियो कंसल्टेशन हुआ था सर से और मैं क्रिकेट का फ़ैन भी हूँ, तो मुझे बचपन से खेलना और देखना पसंद था और लेट 80 से तो मुझे देख भी रहा हूँ। 83 का वर्ल्ड कप मुझे ऑब्वियसली नहीं याद है, तब मैं जस्ट पैदा हुआ था, बट 87 से वर्ल्ड कप मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जब मदन लाल जी का आया तो मैंने वो स्कोर कार्ड देखा फाइनल मैच का जो 183 इंडिया बनाई और इंडिया जीती। तो उसमें मुझे यही दिखा, इन्होंने 3 विकेट लिया था। इन्होंने ग्रेट विवियन रिचर्ड को आउट किया था, डेसमंड हेन्स को आउट किया था, लैरी गोम्स को आउट किया था। 3 मेन बैट्समैन इन्होंने आउट किए थे और बल्ले से भी रन बनाए थे 16-17 रन। एनीवे, तो बेसिकली वो मैच इन्होंने जिताया था। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा कि सर आप हेयर ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, वाई नॉट। मैंने कहा बात तो सही है। तो आपको अगर आपका डोनर एरिया हेल्दी है, डोनर एरिया अच्छा है, आपके फ्रंटल बॉल्डनेस हो चुकी है और आप अपना लुक एनहांस करना चाहते हैं, जैसे आप देखते हो अक्सर टीवी पे आते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है उनकी, बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है। एट दिस एज उनकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, वो गोल्फ खेलते हैं, क्रिकेट भी अभी खेलते हैं, है ना। तो उसमें हमें कोई दिक्कत हुई नहीं हेयर ट्रांसप्लांट में। बल्कि आम पेशेंट में मैंने देखा है कि शाम तक थोड़ा बैक एक या कुछ होने लगता है, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट लोगों को होता है कुछ लोगों को, बट उनको इस एज में भी कोई डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। वेरी वेरी अमेजिंग पेशेंट, और उनका रिजल्ट भी आम लोगों की तरह अच्छा आ रहा है। अभी लगभग 5.5 महीने हो गए हैं ट्रांसप्लांट किए, 6 महीने लगभग हो गए हैं और उनका रिजल्ट परफेक्ट बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने बहुत सारी जानकारी दी और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी। दरअसल ये स्किन के भी डॉक्टर हैं, पर आज मैंने दर्शकों आपके लिए इस हेयर के बारे में कि आप अपने हेयर का, अपने बाल का कैसे ध्यान रखें, और अगर आप बाल्डनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके उपाय क्या है, उपाय के लिए आपको किन डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, और साथ ही साथ किस तरह का भोजन करना चाहिए, क्या कुछ है जो आपको अपने लाइफस्टाइल से दूर रखना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने इनसे बात की। ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि चैलेंजेस क्या रहते हैं, चैलेंजिंग केसेस क्या रहते हैं, वो मैंने आपसे पूछा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, पर साइड इफ़ेक्ट्स पे तो आपने बहुत डिटेल में बताया, पर चैलेंजिंग केसेस क्या होते हैं, क्या रहते हैं? तो चैलेंजिंग केसेस जैसे क्या रहते हैं, एक तो ये हो गया कि अगर बॉल्डनेस ग्रेड 7 हो गया है तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो हमें ये प्लान करना पड़ता है कि इतने ग्राफ्ट अवेलेबल हैं, इतना बड़ा एरिया है, तो हमें कैसे प्लान करें कि पेशेंट का लुक अच्छा आ जाए
ऑब्वियसली पूरा हेयर हम बहुत ज़्यादा डेंसिटी पे कवर नहीं कर सकते, तो उसमें हम प्लान करते हैं कि कौन से एरिया पे डेंसिटी ज़्यादा दें जिससे लुक अच्छा आए, और हम सेकंड सर्जरी कैसे प्लान करें कि 2 बार में करके बहुत अच्छा कवरेज कर सकें। एक ये होता है। दूसरा, अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है कि पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसका बहुत ही अननेचुरल हेयर लाइन हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अब बहुत ही कॉमन है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं बट दूर से पता चल जाता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, क्योंकि इसमें एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ एंड डेंसिटी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आपकी हेयर लाइन में पता न चले। एंगल, जैसे यहाँ पे 15 डिग्री है, अगर ये बाल 90 डिग्री में लगे हुए होते हैं तो फिर तो रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी और बहुत सारे कंट्रीज में टेक्नीशियन डिपेंडेंट सेंटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर ना होके, जैसे आप इंडिया में देखिए कंपाउंडर कुछ समय के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सेंटर है जहाँ केवल टेक्नीशियन डिपेंडेंट काम हो रहा है, तो ये वाली जो बाल तो उग जाएंगे बट जो सोफिस्टिकेशन होता है, जो नेचुरलनेस होती है, वो नहीं आएगी। और आपका बेसिक फंक्शन, बेसिक पर्पज़ क्या था ट्रांसप्लांट कराने का? आपका कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट करना, एक इन्हेंस करना, आपका लुक इन्हेंस करना। और अगर गलत डायरेक्शन में बाल उग गया तो वो ख़राब दिख रहा है। इसी तरह डेप्थ कितनी होनी चाहिए ताकि वो अननेचुरल ना लगे, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट राइट, और डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए कि एक ऑप्टिमम डेंसिटी के बाद रिजल्ट आए। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है, तो अच्छा रिजल्ट आता है। एक सवाल बताइए, अक्सर लोग पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाते थे, अब इंडिया में आप जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं तो उन्हें अब विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या क्या अभी भी विदेश में बेहतर सुविधा है, इंडिया में वो सारी सुविधाओं का अभाव है? जी हाँ, तो बेसिकली बहुत साल पहले की बात हो रही है, ये कुछ लेट 90s या अर्ली 2000 में ऐसा था ट्रेंड कि जो लोग बहुत ज़्यादा समर्थ हैं पैसे को लेके, वो विदेशों में जाके, मोस्टली यूएस में, यूरोप में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे थे। बट अब कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी वहाँ जाके ट्रांसप्लांट नहीं कराता, इंडिया में ही कराता है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से और पूरे वर्ल्ड से इंडिया में आके ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर में और इतनी सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हमारी होती हैं कि जो ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं, तो हम नंबर ऑफ़ सर्जरीज भी ज़्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट भी सेम है। एंड जो कॉस्ट होती है वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री से लगभग 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंडिया में कॉस्ट कम है। तो इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इंडिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ये डेफिनेटली आप देखिए कि मेडिकल टूरिज्म में इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। ये सारे गल्फ कंट्रीज़ के लोग इंडिया ही आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है कि लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बल्कि उल्टा हो गया है, लोग बाहर की कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से इंडिया आके हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। चलिए, तो ये डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह ने बाल से रिलेटेड तमाम समस्याओं के बारे में जिक्र किया, और अगर आप अपने बालों को ठीक रखना चाहते हैं और अपने गंजेपन को दूर रखना चाहते हैं और साथ ही साथ समय से पहले इसको लेकर के जागरूक रहते हैं, तो निश्चित तौर पर बाल्डनेस की समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकती है। तो डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह, जिन्होंने बहुत सारा कोर्स किया हुआ है, इनफैक्ट पीजीआई चंडीगढ़ से ये एमडी हैं, और 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया है, लुक आफ्टर किया है, तो निश्चित तौर पे इनका एक्सपर्टीज़ है। और बालों को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां थीं वो हमने इनके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप इनकी बातों को सुन करके लाभान्वित होंगे, और आपको अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को बार बार देखें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें। और साथ ही साथ अगर कोई नई तरह की समस्या आपको दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।